हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं जो इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2022 के एग्जाम में आपको पूछे गए। ठीक है जी, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और सभी क्लासेस मेरी जो है उनसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम में जो लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सिमर10 मेरा कोड है। और अगर आप मेरी बेस्ट सेलिंग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बुक खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका चैलेंज हो गया था, क्यों गलत था ये क्वेश्चन और इसकी की भी बदल गई थी। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म आर गिवन बाय आर इज इक्वल टू 30 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर एंड सी इज इक्वल टू 20 प्लस 4 क्यू। यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप देखिए। लेट्स सी, जब भी मैं इक्विलिब्रियम आउटपुट की बात करूँगी ना यहाँ पर, तो आप सिंपली एम आर एंड एम सी को इक्वेट कर सकते हैं। अब जो आपके पास रेवेन्यू है दैट इज़ आर इज इक्वल टू 30 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से आप मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड कर सकते हैं सिंपल इसकी डेरिवेशन करके। तो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू आ गया 30 माइनस 2 क्यू, और मार्जिनल कॉस्ट आप इसकी डेरिवेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बिकम 4। ये आ गया 4, तो ये हो गया फोर माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 30, तो ये हो गया आपके पास -28 ओवर -2। इक्विलिब्रियम आउटपुट पूछा है 13 आंसर, सॉरी इट इज़ 26 तो 2 3 का 6, यस इट इज़ डन। तो ये आपका जो है 13 आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी, फाइन। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आप में इक्विलिब्रियम आउटपुट फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करना है, वो सिंपल होता है, आप उसमें एम आर इज इक्वल टू एम सी कर दीजिए। ठीक है, तो यही इक्विलिब्रियम होता है जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, तीनों में यही इक्विलिब्रियम की कंडीशन चलती है, एम आर इज इक्वल टू एम सी वाली। ठीक है, तो आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए सिंपल दोनों को इक्वेट करके कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर अगली बार एग्जाम में आ जाए, यू कैन सिंपली डू बाय दैट वे। अगला देखिए, यहाँ पर ये आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आया था, जो मैं प्लस क्लासेस में भी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है ना। सो यहाँ पर अब सिंपल सी बात है, उसने आपको एनडीपी दिया है फैक्टर कॉस्ट पर, है ना। नेक्स्ट उसने जीडीपी दिया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर आपको पता करना है। जीडीपी दी है मार्केट प्राइस पर, डेप्रिसिएशन दी है, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज दी है। तो मैंने आपको ये एक चीज़ बहुत बार बताई है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज का क्या मतलब होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास जीडीपी एमपी पर है बट आपको एनडीपी एफसी पर पता करना है। देखिए, मैं एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर बड़ी इजीली पता कर सकती हूँ अगर मेरे पास जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर हो, है ना। अगर मेरे पास जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर हो तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो आपको मैंने बहुत बार समझाया कि जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो जब कोई चीज़ की प्रोडक्शन होती है तो उसमें टैक्सेस ऐड नहीं होते। मैंने एक चीज़ प्रोड्यूस की, उस पर टैक्सेस ऐड नहीं हुए, जब मैंने वो चीज़ मार्केट में जाकर लॉन्च की तब उस पर टैक्सेस लगे। ठीक है ना। तो जब हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम टैक्सेस को माइनस कर देते हैं। तो अगर मुझे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनको क्या कर दूंगी, माइनस कर दूँ। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा कुछ 27654 माइनस 2160। अब ये मुझे बताइए सबसे पहले क्या आया करके, इसको कर कर आपका कुछ आ जाएगा 27654 माइनस 2160, 25494, है ना, 25494। बट हमको अब निकालना क्या है, एनडीपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पर, है ना। तो ग्रोस से नेट बनाना है, सिंपल सिद्धांत बताया हुआ है, ग्रोस से नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, है ना। और अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दो। मैंने सिर्फ 3 रूल्स में आपको ये नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल का पार्ट खत्म करवाया हुआ है प्लस पे, सिर्फ 3 रूल्स में, है ना। तो यहाँ पर अब हमको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए
जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, यानी कि 25494 में से मुझे 2847 को माइनस कर देना। तो क्या आया 2847, दैट इज 22647। तो बी वाला आपका आंसर हो गया। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आया था जी हैरेडोमर ग्रोथ मॉडल से। अगर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम 8% है, कैपिटल आउटपुट रेशियो 4%, तो सेविंग रेट क्या होगा? तो हमने तीन ग्रोथ रेट्स पढ़े हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। यहाँ पे एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात हो रही है। सो एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या, इसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज C/S, है ना। दैट इज योर कैपिटल, दैट इज योर सेविंग, दैट इज योर ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पर उसने अब क्या दिया हुआ है, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम 8% दिया हुआ है, कैपिटल आउटपुट रेशियो 4% दी गई है, आपको सेविंग पता करनी है, ठीक है। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द, एक मिनट, सॉरी, वेरी सॉरी, आई हैव पुट द फार्मूला रॉन्ग। ये नेगेटिव रिलेटेड होता है, इट शुड बी S/C, है ना, ऐसे आएगा ये। तो कैपिटल आपका यहाँ पे कितना है, 4% है, तो सिंपली 84 का 32% आपका सेविंग आ गया। हाँ, तो जो वारंटेड ग्रोथ रेट होता है उसमें सारा कुछ सेम रहता है, बस यहाँ पे जो हम कैपिटल रहते हैं ना, इसकी जगह पर हम इसको रिक्वायर्ड कैपिटल बोल देते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड कैपिटल ओनली, बाकी चीज़ सेम रहती है, ठीक है जी। सो ये फार्मूला लग के आपका 32% इसका आंसर आना था। फाइन, ये देखिए, दिस इज़ अ फार्मूला, करवाया हुआ है मेरी बुक में, ये ऐसे ही दिया हुआ है सारा। अगला देखिए, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। डिमांड मैंने तो आपको इतना चीख कर बताया था ना, कंज्यूमर सरप्लस का एक क्वेश्चन लिख लो, आना ही आना, 2 नंबर का रटाया था आपको कि कंज्यूमर सरप्लस का यही फार्मूले से जो भी क्वेश्चन आ जाए, इधर का उधर का, इजी आए सिंपल आए, जैसा भी एक ही फार्मूला कंज्यूमर सरप्लस का, बस वही लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द फार्मूला इज सिंपली, आपको इंटीग्रेशन करना है एफ फंक्शन का माइनस प्राइस मल्टीप्लाई, सिर्फ ये एक फार्मूला है, कंज्यूमर सरप्लस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी से हल हो जाना है। सो यहाँ पे एफ एक्स ये जो हमें आपका एफ एक्स होगा ना, याद रखिएगा हमेशा, ये पी की मतलब ये फंक्शन जो है आपका इस तरह से होना चाहिए कि आपका एक्स राइट साइड में आए और पी जो है वो लेफ्ट साइड में आए, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरह से होना चाहिए कि प्राइस जो है वो डिमांड का फंक्शन बने, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा उसको। अगर ये उल्टा है ना, मान लीजिए अगर ये फंक्शन ऐसा दिया गया आपको, तो आप इससे ऐसा बनाएंगे इसको, तभी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 माइनस 2x, ठीक है, माइनस सॉरी ये पूरा है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर भी है इसके साथ, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे उसने प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्स लिखा है, यानी कि आप यहाँ से प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 35 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है। 35 माइनस 6 माइनस 3 का 9 आ जाएगा। तो ये कितना बचा आपके पास जी, आई थिंक 20 बच गया, है ना। सो 20 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 3 के साथ। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आप तो क्या आएगा, ध्यान से इंटीग्रेशन देख लो एक बार। 35 है, इंटीग्रेशन करके आ जाएगा 35x, है ना। 2x है, इंटीग्रेशन करके आ जाएगा 2x स्क्वायर ओवर 2। एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन करके आ जाएगा x क्यूब ओवर 3। जिनको इसका बेसिक भी नहीं पता इंटीग्रेशन डेरिवेशन का, वो इसके लिए मेरी प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर आपने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है जी x की। सो पुट द वैल्यू ऑफ x हेयर, 35x3 है मेरा, 2, ये 2 से 2 तो कट गया, दैट इज 9 हेयर माइनस देन 27 ओवर 3 आ जाएगा माइनस 60। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। 35 को मैंने 3 से किया, 105 माइनस 9 माइनस ये हो गया 9 माइनस 60। तो इसको करिए, 105 में से 9 गए, फिर से 9 गए, फिर से 60 गई, 27 आ गया ये आपका जी, 27 विल बी योर आंसर, ठीक है। ये रहा आंसर। फाइन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारा मेरी बुक में दिया हुआ क्राइटेरिया। ये देखिए, ये क्वेश्चन आया था जी एग्जाम में आपको, हरी स्कोर इन द स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट ईयर इज 76, क्लास एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5, व्हाट इज हरीज जेड स्कोर। देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फार्मूला होता है, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट दैट वी मोस्टली यूज्ड,
ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे z पता करना है। आपको उसने हरी का स्टैटिस्टिक्स में स्कोर दिया फर्स्ट ईयर में 76, यानी कि x की वैल्यू 76 है मेरे पास, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दिया हुआ है 5। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 68, ठीक है। 68 है आपकी क्लास की एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 5 है। सो मैंने अब ये देख लिया स्टेटमेंट, ईयर क्लास एवरेज इज 68, यानी कि मीन आपका यहाँ पे 68 है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पे 5 है, ठीक है जी। सभी वैल्यूज़ पता लग गई। अब z की वैल्यू सिंपली आपको 72 माइनस, देखिए क्लास का एवरेज मतलब वो, देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें समझिए ध्यान से। एक होता है सिग्मा बार, दैट इज़ योर सैम्पल मीन, ये आपका म्यू है, दैट इज़ म्यू, दैट इज़ योर सैम्पल मीन, जो हम सैम्पल का मीन देख रहे हैं। एक होता है म्यू, दैट इज़ योर पॉपुलेशन मीन। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं क्लास की पूरी की एवरेज, ये पॉपुलेशन की एवरेज, दैट इज़ म्यू। और फार्मूला में भी यहाँ पे म्यू ही यूज़ होता है, मीन नहीं यूज़ होता, दूसरा वाला मतलब एक्स बार नहीं यूज़ होता, म्यू यूज़ होता है, यानी कि यहाँ पे हम पॉपुलेशन का मीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो उसने दिया हुआ है दिस इज आल्सो पॉपुलेशन मीन, 72 माइनस 68 ओवर, और ये जो आपका होता है ना ये वाला सिग्मा, दिस इज योर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर मैं इसकी जगह पे स्मॉल एस यूज़ करूँ, दिस इज योर सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी बताया हुआ है जो आपका सैंपल का एस्टिमेट होता है उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं, स्टैटिस्टिक। और जो आपका पॉपुलेशन का एस्टिमेट होता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो सिग्मा आ गया हमारा 5, तो ये कितना आ गया आपका 4/5, है ना। तो 4/5 कितना आंसर हो जाएगा, 4/5 करके 0.8, सॉरी दिस इज 76, यस 76 माइनस 68, 8 डिवाइड बाय 5, 1.6। तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आ गया बी। आगे देखिए, ये भी एक फार्मूला है, अलग अलग, ये हिपोथेसिस का फार्मूला होता है। जेड टेस्ट के हिपोथेसिस से क्वेश्चन आ जाए, फार्मूला लगता है सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n, ठीक है। ये बुक में मेरी दिया हुआ था। एक ये फार्मूला होता है अलग, एक जेड वाला जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का फार्मूला होता है जेड का, ये वाला जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। इसमें हम एक्स लेते हैं एक्स बार की जगह पर, यहाँ पे म्यू लेते हैं और यहाँ पे सिग्मा। ये दो फार्मूले हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। वो हिपोथेसिस के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ डिफरेंट। अगर आपको हिपोथेसिस का क्वेश्चन आए तो आप यू यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे आपको हिपोथेसिस का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का होना था। अच्छा आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 20 टिकट्स, एक बैग में 20 टिकट्स हैं, नंबर लिखा हुआ है 1 से 20। एक टिकट ड्रॉ की, अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी कि वो जो टिकट है वो 2 की या 3 का मल्टीपल हो, ठीक है। अब देखिए 1 से 20 तक, पहले आप 2 के मल्टीपल्स देखिए कितने होते हैं। मैं आपको समझाने के लिए ना यहाँ पे सारा लिख रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर आप यहाँ पे लिखे बिना कर सकते हैं तो लिखे बिना कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 2 का मल्टीपल, 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 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मानी के 2 आने का, 2 के मल्टीपल्स यहाँ पे कितने हैं, 10 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मेरे 10 हो गए, डिवाइड बाई टोटल आउटकम हो गए 20, ठीक है। फिर मुझे 3 के भी मल्टीपल्स देखने हैं। 3 के मल्टीपल्स 1 2 देन 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो गया आपका फेवरेबल आउटकम 6 ओवर टोटल 20, ठीक है। अब उसने और पूछा है तो आपको क्या बताया हुआ है, और में आप क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको यूनियन फाइंड आउट करना है। तो यूनियन का फार्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, दिस इज द फार्मूला,
ठीक है। अब पी ए यानी कि P2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 10/20, PB यानी कि P3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/20 एंड PA इंटरसेक्शन भी मतलब जो 2 के भी मल्टीपल हैं और जो 3 के भी मल्टीपल हैं, ऐसे कौन से हैं, देखिए 6 है, 6 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है ना, और 12 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, और 18 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी, 3 है टोटल ऐसे, है ना। तो यानी कि आपका A इंटरसेक्शन B जो है वो 3 आएगा यहाँ पे, दैट इज 3, ठीक है, दैट इज 3/20। तो बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बिकम 16 - 3, 13 आ गया, और ये हो गया आपका C 0.6 समथिंग आ रहा है ना, 0.65 समथिंग आएगा ये आपका, ठीक हो गया, यही है आंसर ना, आ रहा है सबका। फाइन, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको करवाया गया, मैंने यहाँ पे दिखाया इसलिए, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है जी। अब ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में बड़े बच्चों को डाउट आया, ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको ना डिवाइड करना था, मैंने एक्स स्क्वायर को अंदर रख लिया, x+2 को बाहर रख लिया, मैंने डिवाइड करना है इसे, ठीक है। तो देखिए x+2 को मैं अगर x से डिवाइड करूँगी तो आपका x² आ जाएगा, है ना, यानी कि मैंने सबसे पहले इसको x से डिवाइड किया तो आ गया x² + 2x, इसकी कटिंग हो गई, यहाँ पे माइनस का साइन, दैट विल बिकम -2x, ठीक है। अब इसके बाद फिर से x+2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, बस सिंपल डिवाइड किया, नंबर्स वाली नहीं है ये, 9th 10th क्लास में हमने की होगी ये कभी ना कभी डिवाइड। अगर मैं इसे -2 से करूँगी तो ये -2x एंड -4 आ जाएगा, यानी कि मुझे इसको -2 से करना है ना, तो ये आ जाएगा -2x -4, तो लो ये भी कट गया, यहाँ पे +4 मेरा रिमाइंडर बच गया, ठीक है जी। अब ये मेरा जो रिमाइंडर बच गया ना, अब यहाँ पे आपको वही चीज़ जो आप याद करो लगाते होते हो, क्यूटेंट यहाँ पे लगाते हो, रिमाइंडर यहाँ पे जिससे डिवाइड किया यहाँ पे, है ना। तो क्यूटेंट मेरा है यहाँ पर कितना x - 2, रिमाइंडर कितना है मेरा जी 4 रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर ना, और जिससे मैंने डिवाइड किया दैट इज x+2। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, अगर मेरे पास ये चीज़ है, मान लो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे, 3 2 का 6, 6 + 2, ऐसे ही करते हो ना, मतलब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, उसमें फिर 2 प्लस कर लोगे, सेम यही चीज़ यहाँ पे करिए। देखिए x - 2 को मैं x+2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, ये आ जाएगा ना, 3 2 का 6, 6 + 2 8, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8/3, मतलब ओवर में आप वही चीज़ रहने देते हो, है ना। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर अब हो रही है, मैंने x - 2 x+2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस कर दिया मैंने 4, दैट इज़ योर 4, और डिवाइड कर दिया सेम उसी से x+2 से, ठीक है। तो ये अब मैंने अगर इसको अलग अलग कर दूँ, मान लो ऐसे, मैं आपको हर एक स्टेप बता रही हूँ, न्यू बच्चा है ताकि उसको भी प्रॉब्लम ना आए, अलग अलग कर दिया तो ये इससे कट जाएगा ना। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपको, तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, तो इसकी अब इंटीग्रेशन कर लीजिए बस। अब इसकी दैट इज इंटीग्रेशन किसकी करेंगे, x - 2 + 4/x+2, इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। इसकी सिंपल हो गई, अब x की इंटीग्रेशन हो गई x² / 2, -2 की हो गई -2x, यहाँ पे आपको पता है ना log होता है ये, दैट इज़ अगर 1/x दिया हो दैट विल बिकम log x, है ना। तो ये बन जाएगा 4 log x+2, और इंटीग्रेशन का रूल है, बाद में हम कांस्टेंट को ज़रूर प्लस करते हैं, और ये क्यों करते हैं मैंने प्लस पर ये बताया हुआ है आपको, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया कौन सा, थर्ड वाला C आंसर आ गया आपका, फाइन। तो ये आपको इस तरह से करना था। इसी के साथ ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खत्म होते हैं जो आपको पूछे गए थे 2022 इकोनॉमिक्स के एग्जाम में।
अगर आपको सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर भी करिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर क्लासेस सारी मेरी ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।